हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जितने भी अभी तक यूपी SSSC के अभी हाल फिलहाल में और पीछे भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, और उन सभी से और जितने भी TGT PGT के और रीट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सभी से कलेक्ट करके क्या है कि मैं क्वेश्चंस छाँट कर जितने भी बीमारियों से संबंधित, रोगों से संबंधित क्वेश्चंस हैं वे सभी के सभी आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस वही हैं, ये जितने भी हाल फिलहाल के और जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सभी में आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास और मैराथन क्लास है हमारी ये। ठीक है, तो आराम से लास्ट तक क्लास को अच्छे से देखिएगा। ओके, चलिए देखिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी के लिए दो लाइनें कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरे कटेंगे मेरे पर फिर भी मेरे परबाज बोलेंगे, कि कटेंगे मेरे पर फिर भी मेरे परबाज बोलेंगे, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज़ बोलेंगे। कि कटेंगे मेरे पर फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी और मेरी खामोशियों में मेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा मेरी मिट्टी ज़र्रे ज़र्रे से मुझे जावाज बोलेगी। तो देखिए आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता, आपकी जीत उतनी ही बड़ी होगी। बस बशर्ते मेहनत करते रहिए, ठीक है, और अच्छे से लगे रहिए। 20 से 22 दिन ही बचे हैं हमारे पास, ठीक है। एक एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करिए और रिवीजन करिए, प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। जितना रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सीरीज, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे वही अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपनी मैराथन को स्टार्ट और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, और जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने लायक होगा, ठीक है, क्योंकि मैराथन है, चूँकि मैराथन है तो हमें समय का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो एक्सप्लेन करने लायक होगा वो मैं कर दूंगी और जो नहीं करने लायक होगा तो वो आप क्या करिए, अच्छे से एक बार PDF पढ़ लेना, ठीक है। तो वो 3-4 दिन में क्या है आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ग्रुप में। तब तक क्या करिए आप अच्छे से क्लास को देख लीजिएगा 2-3 बार, 2 की स्पीड में लगाना, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जितना समय बचाया जा सकता है उतना बचाइए। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एड्स विषाणु क्या विनाश करता है? तो क्या करता है, क्या मोनोसाइटिस करता है या फिर न्यूट्रोसाइट्स या वेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स? तो देखिए जो एड्स विषाणु है वह किसका विनाश करता है? वह करता है लिम्फोसाइट्स का। किसका? लिम्फोसाइट्स का। तो जो एड्स विषाणु है ये विनाश करता है लिम्फोसाइट्स का। देखिए क्या होता है कि जो एड्स है ये प्रतिरक्षा विकार रोग है, ठीक है, और यह है HIV, ठीक है। इसको HIV क्या, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इससे होता है यह। और यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ RNA से DNA बनाता है, ठीक है। और DNA ऐसे एंजाइम का निर्माण करते हैं जो TN लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था कि जो एड्स विषाणु है ये किसका विनाश करता है? ये करता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मधुमेह कैसे होता है? तो मधुमेह कैसे होता है? क्या इंसुलिन की अधिकता से या इंसुलिन की कमी से या यकृत विकारों से या बिलिरुबिन की अधिकता से? तो देखिए जो मधुमेह रोग होता है किससे होता है? यह होता है इंसुलिन की कमी से। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मधुमेह पीड़ितों में रक्त की क्या है कि रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो जिससे हाइपरग्लाइसीमिया जिसको कहा जाता है, ठीक है, और अग्नाशय में इंसुलिन के कम स्त्राव होने से क्या है मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो मधुमेह रोग किससे होता है? यह होता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तब इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? देखिए लौह तत्व की कमी से होता है रक्त अल्पता,
कौन सा? रक्त अल्पता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लौह तत्व की कमी से क्या है कि रक्ताल्पता रोग होता है। ठीक है, इसमें मेरुरज्जु लाल रंग की कणिकाओं का निर्माण करना बंद कर देता है। ठीक है, और क्या होता है कि निर्माण करना बंद कर देता है, और लौह तत्व की जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वह श्रृंखला के मध्य धातु होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि राइट आंसर क्या होगा, जो लौह तत्व की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता रोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस विषाणु की किस रोगाणु के कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस ए है तो किसके कारण होता है? यह होता है विषाणु के कारण। ठीक है, शुरू में मैंने आंसर वैसे बता दिया। तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। और जो हेपेटाइटिस है यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और इसमें होता क्या है? देखिए इसमें रोग में इसमें होता क्या है कि यकृत के ऊतकों में सूजन आ जाती है। ठीक है, जिससे बमन, भूखने लगना, पेट दर्द और दस्त, ये सभी क्या है कि जो रोग हैं इसके लक्षण है। ठीक है, तो इसमें तीव्र हेपेटाइटिस से क्या है कि रक्त जो यकृत है वह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रख लेना है इसके बारे में। तो जो जलजनित जो हेपेटाइटिस ए है तो आपसे पूछा कि कैसा रोग है? यह है विषाणु जनित, वायरल डिजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मोतियाबिंद एक बीमारी है तो कैसी है? आपको पता ही है क्या कौन सी बीमारी है? कैसी? नेत्र संबंधी। ठीक है, नेत्र संबंधी। तो राइट आंसर का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? अभाव से नहीं, विटामिन सी के अभाव से। विटामिन सी के अभाव से। विटामिन सी के अभाव से। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी के अभाव से होने वाला रोग है? तो पता ही आपको कौन सा है? स्कर्वी रोग। ठीक है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। और जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, यानी कि स्कॉर्बिक अम्ल। इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट। और इसमें होता क्या है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है और ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, और दांत टूटने की भी शिकायत देखी जाती है, कई बार छाले भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नींद की बीमारी जिसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है किसकी कमी से होती है? तो किसकी वजह से होती है? तो आपको पता ही है जो ट्रिपोसोमा है। ठीक है, इसकी कमी से होता है, मतलब इसकी वजह से। और इसकी वाहक कौन है? इसकी वाहक है सीसी मक्खी। ओके, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखो जो ट्रिपोसोमा फैलाजीधारी, ठीक है, मतलब सीसी मक्खी जो है, ठीक है, तो परजीवी प्रोटोजोआ जो कि नींद की बीमारी का कारण, ठीक है, इसमें ट्रोपोसोमा जो है, ठीक है, लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल्स की आकृति को बिगाड़कर रक्त परिसंचरण तथा लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये लसिका ग्रंथों में सूजन भी आने का कारण यही है। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ट्रिपोसोमा। ठीक है, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। पोलियो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? देखो आपको बताया ही था, पोलियो होता है एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब तो देखो जो पोलियो है, ठीक है, इसका उन्मूलन भी हो चुका है हमारे देश से। और अब जो पिलाई जाती थी क्या, तब तक कौन क्या पिलाई जाती थी? ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, मुख के द्वारा जो दी जाती थी। ओके, 2 बूंद जिंदगी की। और अब क्या दी जाती? देखो पोलियो की जो ड्रॉप है, ठीक है, वो नहीं पिलाई जाती, अब दिया जाता है ओपीवी का टीका, ओपीवी की वैक्सीन। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और जो इसके पोलियो के टीके की जो खोज की किन्होंने? जोनास साल्क ने की। और जो पोलियो का वायरस था, ठीक है, वह सर्वप्रथम किन्होंने खोज की थी? 1908 में इन्होंने की थी, जो एरविन पोपर व कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने इसकी खोज की थी पहली बार। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और टीके की खोज किन्होंने? जो इसकी वैक्सीन थी, वैक्सीन की खोज किन्होंने? जोनास साल्क ने बनाई थी। ठीक है, 1950 में। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बीसीजी टीका में सी शब्द संबंधित है किससे? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। क्या? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। तो आपसे पूछा है कि सी की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? वह है कैलमेट। क्या है? कैलमेट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
और जो BCG का टीका लगाया किस में जाता है, ये लगाया जाता है क्षय रोग में, ठीक है, क्षय रोग में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है? यह होता है हिस्टोसाइट के, किसके? हिस्टोसाइट के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जो क्षय रोग है किसके द्वारा फैलता है? ये क्या किसके? वायु के द्वारा, रक्त आधान से, या फिर दूषित जल से, या यौन संपर्क से? तो देखिए जो क्षय रोग है यह किसके द्वारा फैलता है? यह फैलता है वायु के द्वारा, किसके? वायु के द्वारा। और यह डिजीज कैसी है? यह है बैक्टीरियल डिजीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आपको इतना पता ही है कि जो क्षय रोग है, ठीक है, टीबी, और जो किसको प्रभावित करता है? ये करता है फेफड़ों को प्रभावित, किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है, ओके। और जो इसकी रॉबर्ट कोच ने पहली बार टीबी के जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में कब पता लगा था? इन्होंने खोज की थी 1882 में, ठीक है। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और जो इसका जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु कौन सा है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रेबीज क्या है? तो रेबीज क्या है? रेबीज कृमि जनित रोग है, या विषाणु जनित रोग है, या जीवाणु जनित रोग है, या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो देखो जो रेबीज है, रेबीज क्या है? रेबीज है एक विषाणु जनित रोग। कैसा? वायरल डिजीज रोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह होता किससे है? यह होता है जो जानवर या फिर कुत्ते वगैरह इनके काटने से। इनमें व्यक्ति को क्या लगता है? पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलिन की खोज किन्होंने की? तो किन्होंने की पेनिसिलिन की खोज? तो देखो पेनिसिलिन की खोज की किन्होंने? सर अलेक्जेंडर ने। किन्होंने? सर अलेक्जेंडर ने। जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किन्होंने की? इसकी खोज की सर अलेक्जेंडर ने, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो पेनिसिलिन की खोज कब की? अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने की 1928 में। कब? 1928 में, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है डेंगू जो है? तो क्या कि मक्खी के द्वारा फैलता है, या फिर फल मक्खी के द्वारा, या मच्छर के द्वारा, या तितली के द्वारा? आप सभी को पता ही है जो डेंगू बुखार है इस समय चल भी काफ़ी रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा फैलता है? फैलता है मच्छर के द्वारा, मच्छर के द्वारा, ठीक है। देखो जो कौन सा मच्छर है? जो एडीज मादा मच्छर है, एडीज जो मादा मच्छर है, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है एडीज एगाइप्टी। क्या क्या लिखा हुआ है? एगाइप्टी, ठीक है, एगाइप्टी मच्छर, एडीज एगाइप्टी मच्छर एडीज एगाइप्टी मच्छर, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है। और जो कैसा ये विषाणु जनित रोग है, कैसा है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बुखार आता है, ठीक है, और सिर दर्द होता है, वमन होता है, ठीक है, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, और मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है? इसको ही बोला जाता है जो डेंगू है, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रोटोजनित रोग नहीं है? तो आपको बताना है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है इसमें से। तो देखो जो ओरिएंटल सोरस है यह भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। और जो नींद की बीमारी है, ठीक है, यह भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। और जो काला आजार है यह भी प्रोटोजनित रोग है। लेकिन जो हाथी पाँव है, हाथी पाँव प्रोटोजनित रोग नहीं है, ठीक है। तो ये फंगस की बीमारी है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखो हाथी पाँव क्या है? ये एलिफेलाइंटियासिस या लिम्फेटिक फिलेरियासिस नामक रोग व्यूचेरिया वैनक्रॉफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है, ठीक है। और ये कृमि क्या है कि लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप हाथों और पैरों में जनन अंगों में सूजन आ जाती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लॉक जो किसकी रोग जनित अवस्था है? जो लॉक जो है, ठीक है, क्या डिप्थीरिया, या फिर पोलियो, या लकवा, या टिटेनस? तो देखो जो लॉक जो है, ठीक है, जो लॉक जो है ये टिटेनस, ठीक है, टिटेनस रोग में होता है। जो लॉक जो जबड़ा लॉक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो लॉक जो है टिटेनस का लक्षण है, किसका? टिटेनस का लक्षण है, ठीक है। और टिटेनस किससे होता है? टिटेनस होता है टिटेनस क्लोरियोस्ट्रीडियम
टेटेनी के नाम से जो जीवाणु, ठीक है, इससे होता है। और किसी कटाव या फिर घाव से जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, कैसे करता है, किसी कटाव या फिर घाव से, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि ज्वर, पसीना आना, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और रक्तदाब, ठीक है, और उच्च हृदय दाब आदि सभी प्रमुख इसके लक्षण हैं। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है। चलिए, जो फाइलेरिया का संक्रमण है किसके द्वारा होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, यह होता है क्यूसेस मच्छर के द्वारा। किसके, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। जो फाइलेरिया संक्रमण है यह होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। चलिए, और जो एडीज मच्छर है ये बताया ही आपको अभी, किसके, डेंगू का वाहक है। और जो एनाफिलीज है मलेरिया का। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या है। क्या है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्या बैसिलस है या कोकस है या स्पिरिल है या स्पोर है। तो जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है ये क्या है, तो देखो यह क्या, एक बैसिलस है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, देखो जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है, यह एक धनात्मक बैसिलस जीवाणु है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि कुष्ठ रोग होता है, और जिसको क्या हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, साथ ही त्वचा, नाक एवं पेशियां प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है, तो क्या आंत में या यकृत में या आमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो किस में खराबी होने से होता है, ठीक है, होता है यकृत में। किसमें, यकृत की खराबी का विकार है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, तो कौन सा, तो देखो कौन सा होता है, फेफड़े। जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े वह निमोनिया से प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखो फेफड़ों में क्या होता है कि जो एल्वियोली, ठीक है, उनमें सूजन आ जाती है और निमोनिया रोग का इससे पता चलता है, ठीक है। और जो निमोनिया जीवाणु है, ठीक है, विषाणु या कवक किसी के भी संक्रमण से हो सकता है। यह भी आपको मोस्टली ध्यान रख लेना है। और क्या कि इस रोग में फेफड़ों के एल्वियोली में पानी भर जाता है, ठीक है, जिससे तथा श्वसन में बाधा आती है। और जीवाणु जनित जो निमोनिया सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि जो, हाँ यही सब, ठीक है, मोस्टली क्या है कि जो निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया ये किसको इफेक्ट डालता है, ये किसको प्रभावित करता है, जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े। चलिए, जिसमें सांस में बाधा आती है। अब नेक्स्ट क्या है कि कौन सा रोगाणु जलजनित रोग ई कोलाई से फैलता है। कौन सा, जो ई कोलाई है किस जीवाणु से फैलता है, क्या प्रोटोजोआ या परजीवी या जीवाणु या विषाणु। देखो जो ई कोलाई है, ठीक है, ये फैलता है जीवाणु, किसके द्वारा, कैसा रोग है, जीवाणु जनित। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपको अच्छे से पता ही है कौन सा रोग है, क्वाशियोरकर। जो क्वाशियोरकर है यह होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी, प्रोटीन की कमी से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकर तथा मरासमस रोग होता है, ठीक है। प्रोटीन की जो अत्यधिक कमी के कारण जो आंतों में ऑस्टोमिक, ठीक है, असंतुलन आ जाता है तथा आहार नली में सूजन की समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इससे, और हाँ इसका जो पता लगता है किससे, जो इडीमा से, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या था हमारा, क्या था, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, ठीक है। 23, कार्सिनोजेनिक रासायनिक से क्या होता है, क्या होता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। और जो कैंसर दिवस है मनाते कब है, कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी। कब, 4 फरवरी। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, और इसमें कैंसर में होता है, देखो जो कोशिकाएं होती है ना, तो उनका अनियंत्रित वृद्धि होती है इसमें, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु होता है। तो जो एलिसा टेस्ट है ये किस रोग की पहचान हेतु होता है,
आपको पता ही होगा। देखो यह होता है जो एड्स एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इसके पहचान के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आपको पता ही होगा जो वृक्क रोग है, ठीक है, जो वृक्क रोग है वह होता है कैडमियम के कारण, कैडमियम से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैडमियम के प्रदूषण से क्या होता है? वृक्क रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो जो कैडमियम है ना एक जहरीला प्रदूषक है, ठीक है। कैसा है? जहरीला प्रदूषक जो कल कारखाने जो होता है, ठीक है, उनसे निकलता है और कैडमियम कण का जो श्वसन करने से जो श्वसन संबंधी रोग है तथा, ठीक है, तथा वृक्क रोग हो जाता है। और इसके जवाब से क्या होता है कि प्रोजिमल ट्यूबर कोशिका अपना कार्य करना बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि जो मनुष्य उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब जो वृक्क होते हैं किडनियाँ, ठीक है, वे बेकार हो जाती हैं। तो राइट आंसर हमसे पूछा था कि क्या है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय है? तो क्यों है? क्या तेल वाष्प अंदरूनी प्रदूषण का कार्य का बढ़ना, या फिर कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजोपाइनिन का बनना, या भोजन के पोषकता का कम होना, या तेल व कम अवशिष्ट होना तेल का। तो जो खाना बनाने के लिए तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय, यानी कि क्यों नहीं करना चाहिए? देखो क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजाइपिन बनने का खतरा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? देखो इनके परीक्षण में किया जाता है पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है, इससे पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और अच्छे भी क्यों ना, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस वह हैं जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? जो टाइफाइड ज्वर है किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है जो टाइफाइड ज्वर है वह किसके कारण होता है? वह होता है जीवाणु बैक्टीरिया डिजीज है, जो टाइफाइड है जीवाणु से, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, और इतना भी जिसका जीवाणु है, ठीक है, वह है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बोल सकते हैं, या फिर इसको साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम बोल सकते हैं, ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो देखो जो प्रथम एंटीबायोटिक्स थी वह थी पेनिसिलिन, ठीक है, और इसकी खोज किन्होंने की थी? किन्होंने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चलिए नेक्स्ट, कब की थी और कब की थी? 1928 में, शुरू में ही बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है कैंसर के निदान के लिए? देखो ये किया जाता है बायोप्सी। क्या? बायोप्सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। डेंगू ज्वर का कारक कौन है? तो कौन है? आपको बताया ही था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। देखो डेंगू ज्वर का जो कारक है वह है कौन? विषाणु। कैसे होता है डेंगू? वायरस डिजीज है। कैसे? वायरस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है? तो कौन सा फैलता है दूध द्वारा? तो देखो कौन सा ये फैलता है, कौन सा? क्षय रोग जो होता है दूध द्वारा फैलता है। अच्छा इसको ना एक बार मैं देख लूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हाँ सही है, ठीक है। जो क्या है जो क्षय रोग है, ठीक है, क्षय रोग है ये दूध द्वारा फैलता है, ठीक है। हाँ माइंड से उतर गया। देखो जो क्षय रोग है यह फेफड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है।
फेफड़ों को संक्रमित करता है। और क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, अगर गाय में अगर क्षय रोग से पीड़ित है गाय, ठीक है, तो यह जीवाणु क्या है, गाय के दूध के जरिए मानव शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम माइंड से उतर गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं, क्या वाहक या माध्यमक या ड्रोन या बिचौला? तो वह कहलाते हैं वाहक। क्या कहलाते हैं? वाहक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34, निम्नलिखित में से कौन ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है? तो कौन करता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध? कौन करता है? ये करता है स्ट्रेटोमाइसिन। कौन? स्ट्रेटोमाइसिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, टमीफ्लू दवा किसके रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? तो क्या बर्ड फ्लू के, या कैंसर के, या एड्स के, या पोलियो के? तो किसके? देखो ये की जाती है किसके? जो बर्ड फ्लू है। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लड फ्लू, बर्ड फ्लू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? क्या पेनिसिलिन या एस्पिरिन या डिटॉल या पैरासीटामोल? तो पैरासीटामोल तो बुखार में दी जाती है। ठीक है, तो जो क्षय रोग है तो इसके उपचार में क्या दिया जाता है? इसके उपचार में दिया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसकी 1928 में किन्होंने खोज की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा भाग अत्यधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है परमाणु विकिरण से? हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। ठीक है, त्वचा। त्वचा। ओके, चलिए आपको इतना ध्यान रख लेना है। देखो जो परमाणु विकिरण से क्या होता है कि इसमें जो त्वचा है, ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील होती है तथा कैंसर होने की संभावना भी होती है। ठीक है, और थोड़े समय तक विकिरण के प्रभाव में रहने से शरीर में क्या है कि छाले पड़ जाते हैं, फोड़े, नासूर, अल्सर इत्यादि ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रख लेना है। और फिर क्या है कि कैंसर एक ऐसा रोग है, कैसा? शुरू में ही बताया था, कैसा? जो कोशिका होती है ना, ठीक है, इनमें विभाजन होता है, अनियंत्रित विभाजन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों की रक्षा हेतु दी जाती है? तो जो ट्रिपल वैक्सीन है, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी, तो किसमें? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनिस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनिस। ओके, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनिस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटेनिस, डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस 40, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता? तो मच्छरों द्वारा नहीं फैलता। देखो डेंगू ज्वर यह भी मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, नींद की बीमारी, मलेरिया या फ्लायरोसिस, तो देखो जो नींद की बीमारी है यह मच्छरों द्वारा नहीं, यह फैलती है मक्खियों के द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान के द्वारा संचारित नहीं होता? तो क्या हेपेटाइटिस या टाइफाइड या मलेरिया या HIV? तो देखो किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो टाइफाइड रोग है, जो टाइफाइड रोग है, ठीक है, तो ये रक्तदान के द्वारा संचारित नहीं होता। बाकी जो हेपेटाइटिस, मलेरिया और HIV ये सभी रक्तदान के द्वारा संचारित हो जाते हैं, एक बॉडी से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 42, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है। तो क्या है? क्या वृक्क, यकृत, अग्नाशय या थायराइड? तो देखो जो पीलिया है, ठीक है, जो पीलिया है तो ये किसको प्रभावित करता है? यह करता है यकृत को प्रभावित। किसको? यकृत को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो यकृत है, ठीक है, इसमें संक्रमण रोग जो नकारात्मक लक्षण होते हैं, ठीक है, और इसमें यकृत कोशिका से बिलिरुबिन से अत्यधिक स्राव होने से पीलिया हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 43,
मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु रोग होता है? क्या मम्स या प्लेग या हैजा या स्लीपिस? तो देखो जो इनसे पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे कि विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीज, ये कौन सी? मम्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। रक्ताल्पता किसके अभाव से होता है? तो आपको पता ही है कि रायोबिन या फिर थियामिन या फोलिक अम्ल या नियासिन, तो यह होता है किसके? फोलिक अम्ल के अभाव से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, अमीबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? क्या एंटी अमीबा हिस्टोलिटी के द्वारा, या साल्मोनेला टाइफी, या फिर इकोलाई, या स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स? तो देखो जो अमीबिक डिसेंसी है, ठीक है, ये किससे होता है? ये होता है किससे? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिक से। किससे? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिक से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त भारी धातु यकृत सिरोसिस नामक रोग से उत्पन्न होता है? ठीक है, करता है। तो क्या तांबा, लेड, पारा या जस्ता? देखो ये राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, तांबा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है, तांबा। चलिए नेक्स्ट, कॉपर, तांबे को कॉपर भी बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए दिया जाता है? तो किसके लिए आपको पता ही है, क्या मम्स के लिए, या डिप्थीरिया के लिए, या फिर क्षय रोग? क्षय रोग नहीं, क्षय रोग, क्षय रोग, क्षय रोग। ठीक है, तो जो बीसीजी प्रतिरक्षा है, ठीक है, ये दिया जाता है क्षय रोग में। किसमें? क्षय रोग में। ठीक है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए इसमें दिया जाता है, और इसकी खोज कब हुई? 1921 में, 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी बीमारी प्रेषणीय समीपीय रोग है? तो कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या मधुमेह है, या डिप्थीरिया है, या आर्थराइटिस है, या कैंसर है? तो यह कौन सी है? जो ब्रेशियनियर संपर्य रोग है, यह है डिप्थीरिया। कौन सी? डिप्थीरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। किसकी क्षति से रक्ताल्पता रोग होता है? तो आपको अभी बताया ही था, किसकी? हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, दाद, जिसको रिंगबॉर्न भी जानते हैं, ठीक है, कैसा रोग है? क्या कबकीय है, या फिर प्रोटोजोआ है, या जीवाणु है, विषाणु है? देखो यह एक फंगस बीमारी। कैसी? दाद, दाद एक फंगस, कबकीय है। ठीक है, तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से डैश 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 गाउट नामक रोग होता है। तो किसकी अधिकता से होता है? इनमें हाँ, किसकी अधिकता से होता है? यह होता है यूरिक अम्ल की, हाँ किसकी? गाउट। आपसे हाँ यूरिक अम्ल की अधिकता से होता ही है। आपसे पूछा गया है कि अरे भाई इसमें तो टाइपिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ तो लिखा तो हुआ है गाउट, आंसर पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो रुधिर में यूरिक अम्ल की जो अधिकता होती है, ठीक है, उसको किस नामक रोग से जाना जाता है? उसको जाना जाता है गाउट के नाम से। किसको? गाउट के नाम से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, काली खांसी को भी कहा जाता है, क्या बताया ही था? क्या डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ठीक है, तो किस और नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पर्ट्यूसिस के नाम से। किसके? पर्ट्यूसिस के नाम से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो क्या आंत्र ज्वर है, या डिप्थीरिया है, या टिटेनस, या काली खांसी? तो आपको बताया ही था डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। तो डिप्थीरिया भी है, टिटेनस भी है, काली खांसी इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं है? आंत्र ज्वर नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट,
डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है? किसकी? तो 6 रोग की होती है? नहीं, इसकी तो बीसीजी के द्वारा होती है। क्या? पोलियो? नहीं, इसकी तो ओपीवी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या बचा हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। ऑस्टियोमोलॉजिस्ट, ठीक है, किसका उपचार करता है? तो किसका करता है? आंखों का उपचार, आंखों का उपचार। जो ऑस्टियोमोलॉजिस्ट है, ठीक है, करता है आंखों का उपचार। तो राइट आंसर को हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो कि आंत्रज्वर या खसरा या गठिया या इन्फ्लुएंजा। तो देखो आपसे पूछा गया कि कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो ये गठिया जो है यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है, ठीक है, जो गठिया रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। देखो ये गाउट नहीं था, ये गठिया था, ठीक है, ये मैं ढूंढ रही थी अभी। गाउट नहीं था, ये था गठिया, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो क्या खसरा है या जलांतक है या रोहिणी या मधुमेह है? तो आपसे पूछेगी कि जो असंचरणीय रोग है, तो जो मधुमेह है, ठीक है, मधुमेह, तो यही असंचरणीय रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ग्रुप में, ठीक है, एक बार अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। ओके, चलिए अगर मैं एक्सप्लेन करती चलूँ तो क्या होगा कि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हमको करने हैं कितने? 113 क्वेश्चंस, और मिनिमम से मिनिमम टाइम में करने हैं। चलिए हम 58 पर आ चुके हैं, और समय कितना हुआ है? हमें समय हुआ है 35-36 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो कौन सी? क्या खसरा या तपेदिक या टाइफाइड या डिप्थीरिया? तो देखो आपसे पूछा गया कि जो विषाणु जनित है, ठीक है, जो विषाणु वायरल डिजीज है, तो जो तपेदिक है ये भी बैक्टीरिया से, टाइफाइड भी, डिप्थीरिया भी। जो खसरा है, खसरा, ठीक है, यही है विषाणु जनित रोग। तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एमआर की वैक्सीन लगाई जाती है, मीजल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो कौन सा है? क्या सूखा रोग है या खसरा है? अभी अभी ऊपर पूछा कौन सा है? खसरा रोग, ठीक है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? आपको पता ही है। और जो बेरी विटामिन बी की कमी से, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम किस पे आ गए? हम आ गए, चलिए इनमें से कौन सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो क्या रोहिणी, जिसको डिप्थीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉलेरा या मलेरिया या प्लेग? किससे? सामान्यतः जो चूहा पिस्सू, ठीक है, चूहा पिस्सू से जो संक्रमित होता है वह होता है प्लेग। तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो क्या पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, या एक सुनामी का नाम है, या अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान है, या अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी? तो आपको पता ही है जब बात रोगों की चल रही है तो रोग ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग जो इबोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो इबोला के जो इबोला वायरस है, ठीक है, 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार देखा गया था, ठीक है। और इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में की गई थी, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम क्या है? इबोला पड़ गया, है ना। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो देखो एंजियोप्लास्टी से किया जाता है हृदय रोग का उपचार। किसका? हृदय रोग का। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, तो इस वजह से वह किस रोग की शिकार हुई? किस रोग की? तो क्या कैंसर की, या हैजा की,
तो आपको पता ही है किसकी शिकार होगी, ये होगी हैजा की। किसकी? हैजा की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो आपको बताना है कि जो मलेरिया परजीवी है तो इसका प्राथमिक परपोषी कौन है। तो क्या नर क्यूलोसिस है या फिर नर एनाफिलीज है या मादा एनाफिलीज है या मादा क्यूलोसिस है। तो देखो मादा क्यूलोसिस तो फाइलेरिया में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मलेरिया का मादा एनाफिलीज, क्या है, मादा एनाफिलीज। ओके, और जो एजिप्टी है, एडीज है, तो वह डेंगू का है। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट। देखो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी अगर मैं इसकी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो, ठीक है। तो बताती चल रही हूँ जितना। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। तो क्या मलेरिया या गठिया या पीलिया छोटी माता। तो आपको पता ही होगा जो मलेरिया है, ठीक है, एनाफिलीज के जो इसका वाहक है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, ठीक है, तो उससे फैलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है, तो क्या है विषाणु जनित। देखो कौन सा है, क्या टिटेनस है, क्या क्षय रोग है या फिर टाइफाइड है। तो विषाणु यानी कि वायरस। देखो ये है एड्स रोग, कौन सा, विषाणु जनित है एड्स रोग, एड्स। बाकी ये कैसे, जीवाणु जनित। चले नेक्स्ट। एड्स का विषाणु शरीर में कैसे शरीर में को नष्ट कर देता है। तो किसको नष्ट, क्या प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है या फिर परिसंचरण तंत्र को, ये यकृत को या फिर रेड ब्लड सेल्स को। देखो यह करता है लिम्फोसाइट से। हाँ, तो जो एड्स विषाणु ये किसको करता है, यह करता है जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है बॉडी की, उसको प्रभावित करता है, जो एड्स रोग है, ठीक है। तो इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो क्या मलेरिया है या पीलिया है या टाइफाइड या एड्स। देखो यही है जो एड्स है, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए। पीलिया किससे संबंधित रोग है। तो आपको बताना है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है। देखो शुरू में ही बताया था, क्या गुर्दे से या अग्नाशय से या यकृत से या ग्रहणी ड्यूडेनम से, ठीक है। तो देखो जो पीलिया रोग है ये यकृत को ही इफेक्ट डालता है, यकृत पर। तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पीलिया डैश की एक बीमारी है, तो आपको पता ही है किसकी बीमारी है, यह है यकृत की बीमारी। किसकी, यकृत की बीमारी। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल होता है। तो क्या RAST या फिर ELISA या IgE या हीमोग्लोबिन AIC। तो देखो जो मनुष्य में एलर्जी जांच होती है ना, तो इसमें जो इलीशा टेस्ट होता है, ठीक है, ELISA, तो ये शामिल नहीं होता। बाकी क्या है, जो RSET भी शामिल होते हैं, IgE भी, और हीमोग्लोबिन AIEC भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, क्या, ऑप्शन नंबर बी, एलिसा परीक्षण जो है यही संबंधित नहीं है इससे। चलिए नेक्स्ट। सफेद दाग, ठीक है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। तो क्या ल्यूकोसिन के द्वारा या फिर लुकोजेन के द्वारा या लुकोपसिन के द्वारा या फिर लुकोट्रिप्सिन के द्वारा। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, लुकोट्रिप्सिन के द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, क्या पूछा गया है कि जो सफ़ेद दाग है, ठीक है, इसका इलाज किसके द्वारा किया जाए, लुकोपसिन के द्वारा, ट्रिप्सिन नहीं, लुकोसिन। किसके, लुकोसिन। तो यही राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, क्या 73, ल्यूकोडर्मा डैश 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 की बीमारी होती है। तो जो ल्यूकोडर्मा है यह बीमारी है किसकी, त्वचा की। किसकी, त्वचा की। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है, ठीक है, जो जीका वायरस है, तो डैश वहन करता है।
तो किसके द्वारा? देखो आपको पता ही है जो जीका वायरस है वह फैलता है मच्छर के द्वारा। किसके? मच्छर के द्वारा। तो यही राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखो, जो भ्रूण के जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस मच्छर है, ठीक है, जीका वायरस मच्छर, और जीका वायरस की पहचान सबसे पहले कहाँ हुई? युगांडा में। कब? 1947 में। ठीक है, ये वायरस क्या कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, और ये गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से अगर प्रभावित होती है तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वह अपूर्ण रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता। देखो तभी जो टीबी रोग है, ठीक है, वह भी होता है, और चेचक भी और खसरा भी। जो नहीं होता वह नहीं होता हेपेटाइटिस बी। क्या? हेपेटाइटिस बी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है? जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। तो देखो ये यकृत को प्रभावित करता है, ये आपको पता ही है, यकृत को प्रभावित करता है कि, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कैसा रोग है। देखो आपको पता ही है ये है वायरल डिजीज। कैसी? एक वायरस जनित रोग है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, आपसे पूछा है कि इलिसा जो एलिसा टेस्ट है निम्नलिखित में से क्या है? तो जिस केंद्र में पहले AID एड्स का पता चलता था, या फिर एड्स का पता लगाने के बाद एक जांच, या सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई, या फिर वायरस जो एड्स का कारण बनता है जो एलिसा है। ठीक है, तो देखो यही होगा कौन सा? जो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है जो एलिसा परीक्षण है। आपसे पूछा था कि एलिसा क्या है, तो एलिसा के क्या है? एड्स का पता लगाने की एक पूर्ण परीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किसके बनते हैं? तो किसके बनते हैं? देखो ये बनते हैं हाइड्रोजेल के। किसके? हाइड्रोजेल के। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। तो किसका कारण बनती है? जो एक्जिलेट की। देखो ये बनती है जो पथरियाँ, जो पेट में पथरी होती है, ठीक है, स्टोन जो होते हैं, तो उसी का कारण क्या बनती है? जब क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो मात्रा वह बढ़ जाती है, ठीक है, यही पथरी बनती है जिसको स्टोन बोलते हैं हम भाषा में। चलिए देखो इसमें क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने पर पथरी का कारण बनती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित है। ठीक है, और मेनिंजाइटिस क्या है? देखो मेनिंजाइटिस क्या है? देखो मेनिंजाइटिस क्या है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सूजन के संक्रमण से संबंधित है जो मेनिंजाइटिस है। और मधुमेह आपको पता ही है, जो डायबिटीज़ है, ठीक है, रक्त शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, कुष्ठ रोग लेप्रोसी को किस नाम से भी और जाना जाता है? देखो ये जाना जाता है हैंसन रोग। किसके? हैंसन रोग। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, रक्त आल्पता किसकी कमी से होता है? किसकी वजह से? तो क्या प्लेटलेट्स या RBC या फिर WBC या ऑक्सीडेंट? देखो जो रक्त आल्पता होता है किसके? RBC की कमी से। चलिए नेक्स्ट, जो रेड ब्लड सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पीला बुखार जिसको पीत ज्वर भी बोला जाता है मुख्य रूप से इंसानों के बीच किसमें फैलता है? तो देखो आपको पता ही क्या मादा मच्छर के द्वारा, या फिर इसको येलो फीवर भी बोलते हैं ना। क्या मादा मच्छर के द्वारा, या फिर नर मच्छर के काटने से द्वारा, या फिर पानी, या फिर वायु? देखो जो पीत ज्वर है यह होता है किसके? मादा मच्छर के काटने से। नर मच्छर किसी को नहीं काटता, मादा ही खून चूसती है। ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो देखो जो वाहक थे वे, ठीक है, उनको वाहक बोल रहे थे। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा? यहाँ पर बोला जाएगा वेक्टर। क्या? वेक्टर। ठीक है, तो यही आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 84। देखो अच्छे से मेहनत से पढ़ना है, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस पीडीएफ को तैयार करने में, तो बस अच्छे से पढ़ना है, सभी को मेहनत करते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 84। एक जीवाणु संबंधी रोग है, एक जीवाणु संबंधी रोग है। आपसे पूछा गया है कि एक जीवाणु संबंधी रोग कौन सा है। तो क्या पोलियो? नहीं, ये तो वायरस डिजीज है। क्या दाद? नहीं, ये तो फंगस डिजीज है। क्या माइक्रोकार्डियल अतिक्रमण या उपदंश? तो देखो जो आपसे पूछा है कि जो जीवाणु जनित रोग है, जो जीवाणु जनित रोग है, ये क्या है? उपदंश है। क्या है? उपदंश रोग, उपदंश। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, जो उपदंश है, ठीक है, उपदंश जिसको स्लेफिस बोलते हैं, तो जो स्लेफिस रोग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रेपोनोमा पेडिलम, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है जो स्लेफिस रोग है, ठीक है, जो उपदंश है। उपदंश हिंदी में बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, इस रोग में शीर्ष अंग, ठीक है, प्रभावित होते हैं, और पोलियो एंट्रोवायरस से होने वाली जो बीमारी है ये है, ठीक है। और दाद क्या है? दाद आपको बताया ही था, कैसी? फंगस डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? चलिए क्वेश्चन नंबर 85। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो आपको बताना है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो क्या कमी के कारण रोग, या फिर आनुवंशिक रोग जो हीमोफीलिया है, ठीक है, या संक्रामक रोग है, या व्यवसायिक रोग है? देखो आपको पता ही जो हीमोफीलिया यह है एक आनुवंशिक रोग। कैसा? आनुवंशिक रोग। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि शरीर के बाहर जो बहता हुआ रक्त है, ठीक है, उसमें थक्का नहीं बनता। मतलब अगर एक बार चोट लग गई, ठीक है, कट लग गया, तो वह रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड रुकता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चमगादड़, क्वेश्चन नंबर 86। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो किसके? देखो ये है इबोला बुखार के, किसके? इबोला फीवर के। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? तो जो सामान्य जुकाम है, क्या जीवाणु की वजह से, या कवक की वजह से, या विषाणु की वजह से, या प्रोटोजोआ? तो देखो जो जुकाम है यह होता है सामान्य जीवाणु की, सामान्य विषाणु की वजह से। किसके? सामान्य विषाणु की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। काला आजार रोग वाहक, काला आजार रोग का वाहक कौन है? तो काला आजार रोग का वाहक कौन है? क्या एनोफिलीज मच्छर है, या क्यूलेक्स है, या सीसी मक्खी है, या फिर सैंड मक्खी है? देखो जो काला जार है, ठीक है, काला जार की वाहक कौन है? सैंड मक्खी। कौन? सैंड मक्खी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और एनाफिलीज किसकी है? मलेरिया। और क्यूलेक्स है किसकी? फाइलेरिया। और एडीज है किसका? डेंगू का। चलिए अब ये भी ध्यान रख लेना है कि जो काला जार का रोग वाहक कौन है? सैंड मक्खी। क्वेश्चन नंबर 89। ल्यूकेमिया या जिसको रक्त कैंसर में किन की असामान्यतः वृद्धि होती है? तो किन की होती है? किन की? जो वो होती है हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, इनमें अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो यही जो ल्यूकेमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजनित बीमारी है? तो कौन सा है? क्या मधुमेह है? नहीं। क्या हैजा? बिल्कुल नहीं। क्या छोटी माता या मलेरिया? तो बताओ। देखो जो एक जलजनित रोग है ना, वह कौन सा है? वह हैजा ही है, हैजा। तो यही आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखो जो हैजा रोग है, ठीक है, ये तीव्र संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन में पानी में पैदा होने वाले विब्रियो कोलेरा, कौन सा? विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई दस्त और शरीर में अत्यधिक जल की कमी और आवश्यकता लवण जो होते हैं उनकी कमी, निर्जलीकरण इत्यादि यही सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91।
नींद की बीमारी जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है, ठीक है, वो कौन सी मक्खी वाहक है, आपको बताया ही था, कौन सी, सीसी मक्खी। कौन सी है, सीसी मक्खी, ठीक है। चलिए ध्यान रखो अपना इतना, अच्छा अच्छे से पढ़ते रहिए बस। और जो नींद की बीमारी है, ठीक है, नींद की बीमारी है, फिर जिसको टप्सोनोमा या फिर अफ्रीकन नींद की बीमारी, ठीक है, इसकी वाहक कौन है, इसकी वाहक है सीसी मक्खी। ओके, चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 92, दाद जिसको रिंग वर्म भी जाना बोलते हैं, तो यह रोग किसके द्वारा फैलता है। तो जो दाद है वह एक फंजाई डिजीज, कवकीय डिजीज, कवक, तो यही हमारा राइट आंसर है, कवक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है कि जो रिंग वर्म है, ठीक है, एक कवक जनित रोग है, इसमें त्वचा के ऊपर गोल गोल आकृति निर्मित हो जाती है, ठीक है, जिसमें खुरजली आती है। और यही क्या है कि जो ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, और माइकोसिस जाति के जो कवक है इस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, बाकी इतना रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्षय रोग किसके कारण होता है। तो जो क्षय रोग है, ठीक है, किसके कारण होता है, क्या माइक्रो बैक्टीरिया एवोनिन के द्वारा, या स्टेफाइलोकस के द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम या स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। देखो जो क्षय रोग है यह किसके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, जो किसके कारण से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा, यानी कि आपको बताना है जो वायरल डिजीज है, ठीक है, तो क्या टाइफाइड है, या हैजा है, या सामान्य जुकाम है, या फिर मलेरिया। तो देखो जो सामान्य जो विषाणु जनित रोग है भाई यही है जो सामान्य जुकाम है, ठीक है, सामान्य जुकाम, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखो शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि चूँकि हमारी क्लास मैराथन है ये, और मैराथन अगर एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ तो क्लास हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। और मुझको क्या है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मिनिमम क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, गर्ल्स हुआ जिसको मंस बोलते हैं, ठीक है, एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदारी है। तो क्या उपकर्ण ग्रंथि के, या मांसल ग्रंथि, या ऊर्ध्ववन हनु के नीचे जो ग्रंथि होते हैं वह है, या फिर कक्ष ग्रंथि। तो आपको बताना है कि किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है, जो गर्ल्स हुआ, ठीक है, यह है किसकी, जो उपकर्ण की, जो उपकर्ण वाली जो ग्रंथि होती है, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी सूजन आ जाती है इस पर। तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का कारक है। तो क्या कीट है, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ, या फिर विषाणु है। तो देखो जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर, तो क्या इसका जो कौन सा कारक है, यह है प्रोटोजोआ कारक। कौन सा, प्रोटोजोआ, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है। तो कौन है, क्या मधुमेह है, या डिप्थीरिया है, या गठिया है, या फिर कैंसर है। तो संक्रामक रोग पूछे आपसे, संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग कौन सा होगा, यही डिप्थीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसमें टीका कौन सा लगता है, डीपी टीका, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस क्लोसिस। चलिए ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी इनको जाना जाता है, एक ऐसी बीमारी है ट्रिपल एंटीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, छोटी माता स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होती है, किसके, या क्या रुबेला के द्वारा, या बैरियोला विषाणु, या बैरिसिला विषाणु, या फिर माइक्जो विषाणु। तो देखो जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, यह किसके कारण होती है, ये होती है बैरियोला विषाणु के, किसके, बैरियोला विषाणु, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, टाइफाइड किसकी कमी से होता है। तो क्या स्यूडोमोनास, या फिर इस क्या बोलते हैं इसको, स्टेफाइलोकस, या बैसिलस, या साल्मोनेला टाइफी। तो देखो जो टाइफाइड होता है यह होता है साल्मोनेला टाइफी, किसके, साल्मोनेला टाइफी, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पीत ज्वर येलो, पीत ज्वर जिसको येलो फीवर भी बोला जाता है, ठीक है, किसके द्वारा फैलता है। तो क्या एडीज मच्छर, या एनाफ्रीज मच्छर,
या फिर घरेलू मच्छर या फिर क्यूलेक्स मच्छर। तो देखो जो एडीज मच्छर है, जो एडीज मच्छर नहीं, जो पीत जुअर है, ठीक है, जिसको येलो फीवर भी बोला जाता है, तो यह किसके द्वारा फैलता है? यह फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा। किसके? एडीज मच्छर के द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101। बस 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, बस लास्ट है, फिर देख ही लेते हैं सभी के सभी, और क्या है ना। चलिए, टिटेनस बीमारी किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा? क्या क्लोरिडियम जीवाणु के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या बैक्टीरियोफेज के द्वारा, या साल्मोनेला के द्वारा? तो देखो जो टिटेनस बीमारी है ये किसके कारण होती है? होती है क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, छोटी माता स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण वैक्सीनेशन में क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या मृत रोगाणु, या फिर कमजोर रोगाणु, या जीवित एंटीबॉडीज, या फिर रोगाणु? तो देखो जो छोटी माता होती है ना, तो इनके टीके में, इनके वैक्सीन जो होती है उसमें किसका? उसमें किया जाता है कमजोर रोगाणु का उपयोग। किसका? कमजोर रोगाणु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103 भिन्न पद छांटिए। क्या हेपेटाइटिस, या मेनिंजाइटिस, या अथॉरिटिस, या नेफ्रिटिस? तो देखो भिन्न पद छांटा है ना आपको, तो यही होगा हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101 एड्स क्या है? तो क्या है? क्या एड्स विषाणु जनित रोग है, या जीवाणु जनित रोग है, या फिर कवकीय रोग है, या सेल जनित रोग है? देखो आपको पता ही है एड्स क्या वायरस से होता है, ठीक है, तो ये कैसा रोग है? यह है विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जो पीड़ित व्यक्ति होती है। और जो HIV, ठीक है, HIV जो वायरस है, ठीक है, इसकी वजह से यह संक्रमण होता है, और यह विषाणु पोषी के अंदर अपनी प्रतिलिपि बनाकर पोषी के रक्त के जो लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, उनको नष्ट करता रहता है। कौन? HIV वायरस जो है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कैसा रोग है? जो एड्स है, यह विषाणु जनित रोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पेलेग्रा और स्कर्बी किन विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा और स्कर्बी किन की? पेलेग्रा होता है कि इसका विटामिन बी की कमी से, और स्कर्बी होता है विटामिन सी की कमी से। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी का नाम क्या है? क्या है? नियासिन, और सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए इबोला क्या है? इबोला शब्द का क्या है अर्थ? देखो इबोला का अर्थ क्या है? इबोला एक विषाणु है, ठीक है, जो मनुष्य में रक्त स्रावित ज्वर फैलाता है। और इबोला का जो प्रकोप है सर्वप्रथम कहाँ? अफ्रीका के पिछड़े इलाकों में किया गया। तो आपसे पूछा कि इबोला क्या है? देखो इबोला एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जिसका प्रकोप क्या है? दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम हुआ। चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटोजोआ क्या जुखाम, या मलेरिया, या निमोनिया, या हैजा? तो देखो जुखाम तो नॉर्मल वायरस से होता है, ठीक है। मलेरिया है क्या? मलेरिया है एक प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया है प्रोटोजोआ जनित रोग, आपको ध्यान रख लेना है। और मलेरिया की भी 3 प्रजातियां हैं, ठीक है। एक तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, एक है पी विवैक्स बैपी मलेरिया, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 108 यानी कि 108 रेडियोधर्मी स्टोनिटम 90 से होता है। क्या मस्तिष्क ज्वर, या फिर त्वचा कैंसर, या फेफड़ों का कैंसर, या फिर हड्डी का कैंसर? तो देखो जो रेडियोधर्मी स्टोनिटम 90 है, ठीक है, इससे जो आइसोटोप है इससे होता है त्वचा का कैंसर। क्या? त्वचा का कैंसर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 सभी प्रोटोजोआ जनित विकार हैं के अलावा प्रोटोजोआ क्या हाथी पांव, या कालाजार, या ओरिएंटल सोरस, या फिर नींद की बीमारी? देखो जो प्रोटोजोनित रोग है, देखो जो हाथी पांव है, ठीक है, हाथी पांव ही प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ठीक है। हाथी पांव कैसा है? हाथी पांव एक क्या है? एलिफेंटियोसिस रोग, वापचेरिया विक्रोफेट्स,
वैक्रोफ टी परजीवी कृमि द्वारा होता है। ठीक है, इसको क्या है कि इसे लिम्फेटिक फिलेरियोसिस भी कहा जाता है, जो हाथी पाँव है। ठीक है, तो यही है, क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। प्रतिरोधी बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें एंटीबॉडीज का निर्माण अक्रियाशील के द्वारा होता है। तो क्या एंटीजन या फिर एंटीबॉडी या रसायन रक्त या रक्त? तो देखो, जो प्रतिरोधी बनाना एक प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण अक्रियाशील एंटीजन के द्वारा होता है। किनके द्वारा? एंटीजन के द्वारा। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कितने और बचे? बस 3 और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छरों के रोकथाम का जैविक उपचार है? तो क्या है? देखो, गैम्बूसिया। क्या है? गैम्बूसिया। चलिए, ये देखो, जो गैम्बूसिया क्या है, गैम्बूसिया मछली से मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, एक परभक्षी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को अपना भोजन बनाती है। तो बस ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। जोंक एक बाह्य परजीवी है जो मवेशियों पर आश्रित होता है। ठीक है, तो क्या कि जोंक क्या है? क्या मांसाहारी है, या शाकाहारी है, या सर्वाहारी है, या रुधिरहारी है? तो देखो, जो जोंक है ना, जोंक है रुधिरहारी, ये खून को पीती है, खून को चूसती है, रुधिरहारी है। ठीक है, जो जोंक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मलेरिया की संक्रमिक अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? तो देखो, जो मलेरिया की संक्रमित अवस्था है ना, वह कौन सी है? वह है स्पेरोजोइक। कौन सी? स्पेरोजोइक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजोइक। ओके, टैग को इसको क्या बना लेना, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। देखो, जो स्पेरोजोइक जो मलेरिया है ना, ठीक है, ये संक्रमण अथवा बोल रही हूँ, हाँ, तो ये जो स्पेरोजोइक है, ठीक है, ये क्या है कि मलेरिया की एक संक्रमण अवस्था है। ठीक है, इसमें मनुष्य बीमारी, मलेरिया की जो बीमारी होती है ना, तो उसका द्वितीयक पोषी होता है। ठीक है, तथा इनके रुधिर में मादा व नर गोमोफाइट्स बनते हैं और ये गेमिट्स आपस में मिलकर युग्मनज यानी कि जाइगोट या फिर जिसको स्पायरोजोइट या फिर स्पारोगोइट बोलते, ठीक है, उसको बनाते हैं। और इन रोगाणु के जो प्रथम पोषी होते हैं वे कौन होते हैं? वे मच्छर ही होते हैं। ठीक है, इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, और कैसी लगी क्लास? ठीक है, और क्या है, देखो, जो मैराथन थी ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाई हूँ, और जो इसकी PDF है वह आपको कहाँ पर, पेड बैच जो है हमारा, ठीक है, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो भी बहनें अभी तक बैच से नहीं जुड़ी हैं, बिल्कुल भी, देखो 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कराया गया है शाम। ओके, तो क्या करिए, आप अच्छे से सभी के सभी मॉक टेस्ट भी दीजिए और बस मेहनत करती रहिए। ठीक है डियर, मेहनत करती रहिए। आपका हौसला बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम तक टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, ठीक है, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। बस मेहनत करिए शांत होकर, क्योंकि इतनी मेहनत करिए कि आपकी सफलता शोर मचाए। ठीक है, तो चलिए, कैसी लगी क्लास सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुई हैं वो ऐड हो जाएं, और जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। बस ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।